फिल्म की शुरुआत में हमें एक ग्रह दिखाया जाता है जिसे क्लिंट कहा जाता है। यह वही जगह है जहाँ से वेनम आया था। अब जैसे कि हमारी धरती पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को ह्यूमन कहा जाता है, वैसे ही वहाँ की सिविलाइजेशन को सिम्बियो कहा जाता है। यहाँ हमें उनके बीच बैठा हुआ उनका लीडर यानी गॉड दिखता है, जिसका नल नाम होता है। नल ने ही इस पूरी सिम्बियो सिविलाइजेशन को बनाया था, लेकिन समय के साथ उसके बनाए गए सिम्बियो ने उसे ही ओवरपावर कर दिया और उसे कैद कर दिया। अब नल को इस कैद से बाहर निकलने के लिए एक खास चीज की जरूरत है, जिसे कॉडेक्स कहते हैं। यही वह चाबी है जिससे नल बाहर आकर अपने अंधकार को पूरी तरह से फैला सकता है और पूरी दुनिया ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सकता है। हमें ये भी दिखाया जाता है कि इस दुनिया में केवल सिम्बियो ही नहीं बल्कि जेनोफेज भी मौजूद है। जेनोफेज का काम है सिम्बियो को पकड़कर निगल जाना। ये कुछ वैसे ही है जैसे हमारी दुनिया में बब्बर शेर होते हैं। अगर इंसान गलती से इनके सामने आ जाए तो बच नहीं सकता। जेनोफेज भी वैसे ही होते हैं और नल ने इन्हें आदेश दे दिया है कि हर जगह जाओ और कहीं की पूरी दुनिया में घूमो और उसके लिए वह कॉडेक्स ढूंढ कर लाओ। नल के पास इतनी पावर्स होती है कि वह अलग अलग पोर्टल खोलकर अपने इन जेनोफेज को पूरे ब्रह्मांड में भेज सकता है और वह ऐसा ही करता है। हर जेनोफेज इन पोर्टल से बाहर निकलकर दुनिया भर में फैल जाते हैं ताकि नल के लिए कॉडेक्स को खोज सके। इसके बाद हम टॉम हार्डी यानी एडी ब्रॉक को एक क्लब में बैठे हुए देखते हैं। ये वही सीन है जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड क्रेडिट सीन में देखा था। एडी ब्रॉक, जो कि एक रिपोर्टर है, मार्वल यूनिवर्स के बारे में जानना चाहता था, खासकर कि थनोस कौन था और उसने क्या किया था। एक बारटेंडर जो कि उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि कैसे थनोस ने सिर्फ एक चुटकी में आधी दुनिया को गायब कर दिया था, जहां इस घटना के बाद 5 साल तक लोग गायब रहे। अब जैसे ही बारटेंडर वहां से चला जाता है, एडी का सिम्बियोट पार्टनर वेनम, जो हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रहता है, वो उसे ड्रिंक बनाकर दे देता है ताकि एडी थोड़ा रिलैक्स कर सके। लेकिन बारटेंडर ये सब देख लेता है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि पैट्रिक मल्गन, जो कि एक पुराने इंस्पेक्टर थे, उन्हें मार दिया जाता है। एडी उस वक्त मेक्सिको में है और मर्डर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगर वो सैन फ्रांसिस्को जाता है तो पुलिस उसे पकड़ सकती है। अगर आपने वेनम लेट देयर बी कार्नेज देखी है तो उसमें एंड में पैट्रिक मल्गन वेनम और कार्नेज की फाइट के बीच आ जाता है और घायल हो जाता है। उसकी आंखें शाइन करने लगती हैं, जो इस बात का इशारा करती हैं कि उसके अंदर भी एक सिम्बियोट मौजूद है। अब एडी मल्गन की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़ लेगी तो वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। इसलिए वो न्यूयॉर्क जाने का फैसला करता है, क्योंकि वहाँ एक जज है जिसके कुछ काले राज एडी और वेनम को पहले से ही पता है। एडी को लगा कि न्यूयॉर्क का वो जज उसकी मदद कर सकता है। कोर्ट में कुछ सबूत या फाइल्स पेश करके उसकी बेगुनाही साबित हो सकती थी। इसलिए एडी ने न्यूयॉर्क की ओर अपनी जर्नी शुरू कर दी। जब पेमेंट करने का वक्त आया तो गलती से उसने इंसानी हाथ की जगह वेनम वाले यानी सिम्बियोट हाथ से पेमेंट कर दिया और इसी बीच वेनम का एक छोटा सा हिस्सा वहीं छूट गया। अब जैसे ही वो उस क्लब से बाहर निकला, तभी उसे ढेर सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कुछ गड़बड़ है, जैसे ये कुत्ते मुसीबत में हैं। एडी उन आवाजों का पीछा करते करते एक जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि बहुत सारे कुत्ते पिंजरों में कैद हैं। वो उन्हें जैसे ही बचाने की कोशिश करता है, तभी वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं। असल में उन गुंडों का प्लान था कि इन हाइब्रिड कुत्तों को ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छी कमाई करेंगे, लेकिन अब उनका सामना वेनम से हो गया था। उन गुंडों ने एडी को वहां से चले जाने को कहा, लेकिन एडी ने उन्हें समझाने की कोशिश की। देखो, इन कुत्तों को आजाद कर दो, मैं कुछ नहीं करूंगा। मगर गुंडे उल्टा उस पर ही गोली चलाने लगे। अब गुस्से में आकर एडी वेनम में बदल गया और एक एक करके उसने उन चारों गुंडों को पकड़ा और सबकी मुंडियां खा गया। अब जैसे ही एडी वेनम से अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आता है तो वह कुत्तों को आजाद करके वहां से निकल जाता है। लेकिन इस बीच हम एक चीज नोटिस करते हैं। एक बिल्डिंग पर एक जेनोफेज दिखाई देता है। वह एडी को देख लेता है और समझ जाता है कि उसके अंदर एक सिम्बियोट यानी वेनम है। हालांकि वेनम को इस बारे में कुछ खबर नहीं होती है, वो तो अपने रास्ते निकल चुका होता है। अब स्क्रीन पर एक और शख्स दिखता है जो कि सीसीटीवी फुटेज पर नजर रखे हुए था। वह कहता है, ये एडी ब्रॉक बाहर आ चुका है, हमें इसे पकड़ना ही होगा। लेकिन फिलहाल यह नहीं बताया जाता कि ये आदमी है कौन। फिर वह कॉल करता है जनरल रक्स को, जिसे हमने डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में बीइंग मैडॉक के रूप में देखा था। फुटेज में एडी को एक बार के पास देखा गया था तो रक्स उसी बार में पहुंच जाता है। वह बार के मालिक से पूछता है, वो शख्स जो अभी पेमेंट करके गया है उसके बारे में क्या जानते हो? बार का मालिक बताता है कि उसके ढेर सारे हाथ थे जो काले रंग के लिक्विड जैसे थे और कुछ छोटा सा हिस्सा तो यहाँ भी छूट गया है। रक्स उस हिस्से को एक छोटे ट्यूब में कैद कर लेता है और साथ ही जाते जाते उस बार के मालिक को भी बेहोश करके अपनी गाड़ी में डाल लेता है। अब कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। उसका नाम है डॉक्टर चेंग, जो एरिया 51 की इंचार्ज है। हमने आज से पहले बहुत बार अमेरिकी न्यूज में और कई फिल्मों में रिस्ट्रिक्टेड एरिया 51 का नाम सुना है। ये वही जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एलियंस के बारे में बहुत सी गुप्त जानकारियां हैं। कई बार ये भी बताया गया है कि वहाँ एरिया 51 में एलियंस की बॉडीज को संग्रहित करके रखा गया है।
अब इस कहानी में हमें एरिया 51 का एक सीन दिखाया जाता है जहां रेक्स वेनम के एक छोटे से हिस्से या फिर कहे कि सिम्बियो के छोटे टुकड़े को लेकर आता है। इस टुकड़े को देखने के बाद हमें पता चलता है कि धरती पर जितनी भी सिम्बियो स्पीशीज थी उन्हें इस जगह पर कैद करके रखा गया है। इन स्पीशीज में अलग अलग कैपेबिलिटीज थी। अब इस कहानी में रेक्स उस सिम्बियो टुकड़े को डॉक्टर चेन को सौंपता है और फिर वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जिसके अंदर एलियन यानी सिम्बियोसिस पाया गया था। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि पिछली फिल्म में देखा गया पुलिस इंस्पेक्टर पैट्रिक मुलिगन है। पिछले पार्ट के एंड में ये दिखाया गया था कि कार्नेज और वेनम की लड़ाई के बाद मुलिगन के अंदर कुछ रहस्यमय चीज समा गई थी, लेकिन इस मूवी में रेक्स बताता है कि कार्नेज और वेनम की फाइट में मुलिगन मारा गया था। उसके बाद वहाँ की सारी सच्चाई और रहस्य जानने के लिए उनकी बॉडी को एक सिम्बियो के साथ जोड़ दिया गया जो कि एक होस्ट की तरह अच्छी तरह काम करने लगा और ये फिर से जिंदा हो गया, यानी कि सिम्बोसिस से ह्यूमन असिस्टेंसिया जा सकता है। जब यह पर मुलिगन जिसके अंदर सिम्बायोट था या फिर कहे सिम्बियो, वो इनको बताता है कि तुम्हारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि नल जो अब खुद को पूरी तरह से आजाद करना चाहता है उसने कॉडेक्स हासिल करने के लिए ढेर सारे जेनोफेजेस को धरती पर भेज दिया है। अब उसे यह बात इसलिए मालूम थी क्योंकि सारे सिम्बायोट एक दूसरे के माइंड से कनेक्टेड हैं, जिनको नल ने ही बनाया था। अब जब नल ने आदेश दे दिया है कि कॉडेक्स को लेकर आओ, तो सिम्बियो यानी कि मुलिगन को यह बात पता होती है कि धरती पर एक बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि कॉडेक्स को हासिल करने के लिए जेनोफेज किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क की जर्नी को फास्ट करने के लिए एक प्लेन से चिपका होता है और जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान एक जेनोफेज उस पर हमला कर देता है। इसके बाद इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। अब जैसा कि जेनोफेज का आकार बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, इसलिए लड़ाई में वेनम काफी मार खाता नजर आता है। जेनोफेज ने उसे पकड़ा भी इसलिए था क्योंकि उसे वेनम के गले पर एक कॉडेक्स दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो वेनम को खत्म कर कॉडेक्स को नल तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन वक्त रहते एडी ब्रॉक और वेनम मिलकर एक पैराशूट बनाकर छलांग लगा देते हैं, जिससे दोनों की जान बच जाती है। नीचे सुरक्षित उतरने के बाद एडी ब्रॉक वेनम से पूछता है, भाई ये कौन था, हमें क्यों मारना चाहता था, इतना बड़ा और भयानक जीव। तब वेनम उसे समझाता है, देखो ये जेनोफेज था। नल ने क्लिंटार प्लेनेट पर 2 अलग अलग प्रजातियां बनाई थी, सिम्बियो और जेनोफेज। पहले ये सभी नल के साथ थे, लेकिन बाद में इन सिम्बियो ने नल के खिलाफ बगावत कर दी और उसे एक अलग जगह कैद कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी डार्क और खतरनाक शक्तियां थीं, जिन्हें नेक्रोलॉजी कहते हैं। जेनोफेज का मकसद था कि वो वेनम से कॉडेक्स छीनकर नल तक पहुंचाए ताकि नल पूरे ब्रह्मांड पर राज कर सके। अब दिक्कत ये थी कि जब तक वेनम एडी ब्रॉक के ह्यूमन फॉर्म में रहता है तब तक कॉडेक्स का सिग्नल जेनोफेज तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जैसे ही एडी ब्रॉक वेनम में बदलता है कॉडेक्स का सिग्नल चमकने लगता है और दूर कहीं भी जेनोफेज को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। मतलब कि अब एडी को खुद को और वेनम को छुपाने के लिए ज्यादातर ह्यूमन फॉर्म में ही रहना पड़ेगा ताकि जेनोफेज उन तक न पहुंच सके। जब एडी को ये समझ में आता है कि वेनम में बदलने से जेनोफेज को उनकी लोकेशन का पता चल सकता है, तो वो एक तरकीब सोचता है। एडी कहता है, वेनम घोड़े का रूप कैसा रहेगा। वेनम यानी कि सिम्बियो ये सुनते ही एक घोड़े में बदल जाता है। अब ये तगड़ा घोड़ा एडी को पीठ पर लेकर न्यूयॉर्क की ओर तेज रफ्तार से दौड़ता है। रास्ते में अचानक रेक्स और उसके सोल्जर्स हमला कर देते हैं। हमले के बीच घोड़ा लड़खड़ा जाता है और पानी में गिर जाता है। वहीं पानी में अपनी जान बचाने के लिए वेनम कुछ और रूप बदलता है ताकि दुश्मनों से बचकर निकल सके। वेनम कभी मछली का रूप लेकर, कभी मेंढक का रूप लेकर आखिरकार एडी को वापस उसके ह्यूमन फॉर्म में ले आता है ताकि जेनोफेज को उनकी पहचान न मिले और वो उसका पीछा न कर सके। काफी दूर निकल जाने के बाद उन्हें एक परिवार मिलता है। यहाँ एडी की मुलाकात मार्टिन नाम के एक शख्स से होती है जो अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 जा रहा होता है। मार्टिन बताता है, एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ पर यूएस मिलिट्री एलियंस पर रिसर्च कर रही है और मैं एलियंस को देखना चाहता हूँ, इसलिए वहाँ जा रहा हूँ। एडी उसे कहता है, ठीक है, मुझे न्यूयॉर्क तक छोड़ दो। तो मार्टिन मान जाता है और एडी को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। अगले सीन में शहर में पहुंचने के बाद एडी के कपड़े खराब और फटे पुराने लग रहे होते हैं। वहीं उसे एक शख्स का ब्लैक टक्सीडो सूट दिखता है जो काफी स्टाइलिश है। एडी वही सूट हासिल कर लेता है। जब वो वहाँ से गुजर रहा होता है तो अचानक पुलिस नजर आ जाती है। उनसे बचने के लिए एडी जल्दी से एक कसिनो में घुस जाता है। कसिनो में वेनम भी उसका साथ देने लगता है और दोनों मिलकर गेम्स खेलने लगते हैं। आखिरकार जीत किसे पसंद नहीं होती, चाहे वो इंसान हो या सिम्बियो। दोनों ने अच्छा खासा पैसा जीत लिया होता है, लेकिन तभी एडी की नजर मैडम जैन पर पड़ती है। मैडम जैन एडी को देखते ही बहुत खुश हो जाती है। वो उसे अपने घर ले जाती है और डांस करने की इच्छा जाहिर करती है। एडी को डांस करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन वेनम वो तो हमेशा डांस के लिए तैयार रहता है और मूवी का नाम ही वेनम द लास्ट डांस है, तो भला वेनम मौका कैसे छोड़ता। जैसे ही वेनम अपने सिम्बियो फॉर्म में आता है, जेनोफेज उनकी लोकेशन ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाता है। फिर यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होता है। एडी अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन रेक्स के सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और सीधे एरिया
51 ले जाते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन भी अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 पहुंच चुका होता है एलियंस को देखने के लिए। अब एडी और वेनम की बॉडी का कलर तो ब्लैक होता है, इसलिए जब भी वेनम एडी के साथ कनेक्ट होता है वो काले रंग का नजर आता है। लेकिन इस बार जब सिम्बियो मुलिगन के साथ जुड़ता है तो उसका रंग ग्रीन हो जाता है। इस ग्रीन रंग वाले वेनम का रूप भी बेहद खतरनाक लगता है। बातचीत के दौरान यह बात निकलती है कि जेनोफेज कभी भी वेनम के शरीर से कैट डॉग्स को निकालकर नल तक पहुंचा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नल पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। अब रेक्स नहीं चाहता था कि यह सिम्बायोट वापस अपने होस्ट को मिले, इसलिए वो एडी को गोली मार देता है। लेकिन इसी बीच मौका पाकर वेनम वापस एडी के शरीर में लौट आता है। जैसे ही ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं, जेनोफेज को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। वो भी एरिया 51 पहुंचकर तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ डॉक्टर पेन एक चाल चलती है। एरिया 51 में जितने भी सिम्बायोट्स कैद हैं वो उन्हें आजाद कर देती है ताकि वेनम का साथ दे सकें और जेनोफेज के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ सके। लेकिन जेनोफेज इतना ताकतवर था कि वो छोटे मोटे सिम्बायोट्स को पकड़कर चुटकियों में खा जाता था। जैसे तैसे वेनम वहाँ से निकलने में कामयाब होता है और दूर किसी सुरक्षित जगह पहुँचता है। इससे वहाँ एसिड की बारिश शुरू हो जाती है जो जेनोफेज पर गिरती है और सभी जेनोफेज एक एक करके खत्म होने लगते हैं। इस बीच डॉक्टर पेन के पास एक कंटेनर और था जिसमें एक सिम्बायोट था जिसका नाम स्कन था। ये स्कन डॉक्टर पेन की बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर वो अपने बाकी साथियों और असिस्टेंट को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेता है। इस बड़ी जंग में सारे जेनोफेजेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन वेनम के चले जाने से एडी की बॉडी पूरी तरह टूट फूट चुकी होती है। उसका इलाज हॉस्पिटल में चलता है और उसी दौरान उससे मिलने के लिए एक कमिश्नर आता है। कमिश्नर उसे बताता है कि उसकी मदद से दुनिया पर आने वाला बड़ा खतरा टल गया है। जेनोफेजेस ने हमारी दुनिया को तबाह करने का इरादा रखा था, लेकिन एडी की वजह से वो नाकाम रहे। इसलिए कमिश्नर एडी पर लगे सारे आरोप हटा देता है और कहता है कि अब वो एक आम नागरिक की तरह अपनी जिंदगी जी सकता है। इस मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एडी को वेनम के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे और इन्हीं पलों के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। एंड क्रेडिट में हम देखते हैं कि नल का असली चेहरा सामने आता है और वो कहता है कि अब इस दुनिया पर यानी अर्थ 666 पर आकर वेनम को खत्म करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि कोडेक्स कहाँ पर है। अब कहानी का पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जहां हमें वो क्लब वाला शख्स दिखाई देता है जिसे रेक्स एरिया 51 में लेकर आया था। वो आदमी वहां रखी अजीब दवाई को देखकर हक्का बक्का रह जाता है, यहाँ तक कि उसे एक छोटा सा वेनम का टुकड़ा भी दिखता है जो पेमेंट के दौरान वहां रह गया था। इसका मतलब है कि अगले पार्ट्स में वही छोटा सा टुकड़ा बड़ा होकर वेनम बनेगा या फिर इस नए होस्ट को अपना कंपैटिबल पार्टनर बना लेगा। इसके बाद दोनों मिलकर नल से टकराएंगे और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती।